चैप्टर रह जाता है जो है बिज़नेस स्टडी। वो देखने में इजी रहता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो आज की जो टॉपिक में मैं बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड आपको वो सारी चीज़ें कवर अप कराऊंगा जो कि 11th के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी 11th से रिलेटेड बच्चे हैं जिनको ये बेनिफिट लेना है तो सबसे पहले उन्हें अपने चैनल को एज अ सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उन्हें अपडेट पे अपडेट दी जा सके और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिज़नेस स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जैसा कि आपको पता है ये जो बिज़नेस स्टडी है जिसमें आपका पहला ही चैप्टर है नेचर एंड बिज़नेस पर्पस, ठीक है। तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके सामने है कि यहाँ हम देखेंगे कि हमारे को उन एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि मैं बता दूं ये आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं कि हम कहते हैं कि एक्टिविटीज़ को हमने दो भागों में बांटा है। एक ह्यूमन एक्टिविटी जिसमें हम कहते हैं इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो जो ह्यूमन है वो कहीं ना कहीं दो टाइप्स की एक्टिविटीज़ को एज अ फॉलो करता है। तो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है एज अ इकोनॉमी एक्टिविटी एंड दूसरा आपको दिख रहा है नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी। तो मैं बात करूँ इकोनॉमी एक्टिविटी तो इसके लिए इन्होंने लिख दिया है कि परफॉर्म विद द प्राइमरी गोल ऑफ अर्निंग अ लाइवहुड एंड जनरेटिंग प्रॉफिट। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी आपका एज अ वर्किंग चल रहा है वो अर्निंग के पर्पज़ से हो रहा है और उस अर्निंग से आप एज अ प्रॉफिट कमा रहे हैं। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो वो आपका इकोनॉमी एक्टिविटी है। और आगे लिखा भी है कि दिस एक्टिविटी कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द इकोनॉमी वेल बीइंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका कंट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से आप जो है इंडिविजुअल और सोसाइटी में किया जाता है। और वहीं अगर बात करें हम नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में तो जिसमें ये लिखा है कि अंडरटेकन फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, सोशल वेलफेयर एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। यानी इसमें हमारा प्रॉफिट कोई मोटिव नहीं होता, यहाँ पर हम जो है सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, अपने खुद पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। कहने का मतलब अगर मैं किसी भी बुज़ुर्ग को रोड पार करवा रहा हूँ ये मेरा पर्सनल सेटिस्फेक्शन है क्योंकि मुझे पार करवाना है। तो कहीं ना कहीं ये नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी का है। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि इनमें से कौन से इकोनॉमी एक्टिविटी। तो भाई जो आप काम कर रहे हो और जिससे आपको पैसा अर्निंग हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो आपका इकोनॉमी एक्टिविटी है। तो जिसमें आप देखोगे वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप कहीं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो कहीं ना कहीं आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आप उसको उसका प्रॉफिट दे रहे हो और बदले में आपको भी अर्निंग हो रही है। सेलिंग हैंडमेड क्राफ्ट, आप कुछ भी बेच रहे हो और उससे आपको प्रॉफिट हो रहा है। और इन्वेस्टिंग इन स्टॉक, यानी आप स्टॉक में पैसा लगा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर मैं यहाँ बात करूँ नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी की तो आप यहाँ देखेंगे वॉलंटरली एंड लोकल एनिमल शेल्टर या डोनेटिंग ब्लड टू हॉस्पिटल एंड पेंटिंग फॉर हॉबी। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो इकोनॉमी एक्टिविटी ना हो के ये नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करें, ये आ जाता है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी एक्टिविटी। तो इकोनॉमी एक्टिविटी में हमने यहाँ 3 भाग में बांट रखा है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं बात करूं कि बिज़नेस के बारे में तो इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक प्रोडक्शन, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद एक्सप्लिसिट एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर। यानी कहने का मतलब बिज़नेस जो होता है, बिज़नेस के अंदर हम प्रोडक्शन, परचेजिंग और सेल को शामिल करते हैं और ये चीज़ें गुड्स और सर्विस से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है। और इसका जो एम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। और एंड क्रिएटिंग द वैल्यू ऑफ कस्टमर, क्योंकि जब तक ये वैल्यू ऑफ कस्टमर नहीं बढ़ाएंगे, जैसे सपोज करो बिज़नेस का काम ही यही है कि आपको सामने वाले को सेटिस्फाई करके अर्निंग करना है। अगर आप सामने वाले को अच्छा सामान दोगे तो कहीं ना कहीं वो फिर आपसे जुड़ा रहेगा और आपका कस्टमर बना रहेगा। तो इसी तरीके से आपका बिज़नेस भी चलता रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोफेशन के बारे में।
तो कह रहा है रिक्वायर द स्पेशलाइज नॉलेज, कहने का मतलब प्रोफेशन के लिए आपके पास एक स्पेशलाइज नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास ओबियसली उसकी एक स्पेशल नॉलेज है, हर कोई तो डॉक्टर हो नहीं सकता। एक टीचर है, टीचर भी एक तरह से प्रोफेशन में ही आता है क्योंकि उसको उसकी प्रॉपर नॉलेज होती है। मैं आपको बिज़नेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ तो ओबियसली मुझे बिज़नेस स्टडी के बारे में पता है, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रोफेशन में आ जाता है। ठीक है, तो बिज़नेस में कोई भी पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं होती, कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। आपको प्रोडक्शन करना है या परचेज़ करना है, सेल करना है, ये तो आप अपनी समझ से करेंगे। ठीक है, और इसीलिए इसमें लिखा है कि प्रोफेशनल्स अर्न फीस देयर एक्सपर्ट सर्विस सच अ डॉक्टर एंड लॉयर, यानी जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी फ़ीस अर्न करते हैं, ना कि प्रॉफिट। ठीक है, और ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया और लॉयर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे लोग के बारे में, रेफ़र टू वर्किंग फॉर अनदर, यानी ये एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो दूसरे के लिए काम करता है, चाहे वो एक पर्सन के लिए काम करे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम करे। ठीक है, और बदले में वो एक सैलरी चार्ज करता है या वेजेस चार्ज करता है एज अ लेबर के तौर पे, और इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि आप बताओ, कहीं भी मैं बिज़नेस या कंपनी में काम करूँगा तो एज अ रिस्क मेरा क्या है? मेरा तो कोई रिस्क नहीं है, बस मैंने एज अ 1 महीना काम किया, मेरे को 1 महीने की सैलरी मिल गई। तो रिस्क किसके ऊपर सबसे ज़्यादा होता है? बिज़नेस के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता। भाई मैं कहीं भी जॉब करूँगा, बस मेरे को बस काम करना है और बदले में मुझे पैसे कमाना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि बिज़नेस एंड प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या फ़र्क है। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कि की फीचर ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस के फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो बिज़नेस में सबसे पहला जो होता है एक्टिविटीज़, वो इकोनॉमी एक्टिविटी होता है, क्योंकि इनका मेन जो मोटिव होता है वो अर्निंग प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिज़नेस के अंदर कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट अर्न का एक मोटिव होता है, और कि क्रिएट वेल्थ, यानी कि आपको ये नहीं है कि एक ही बार प्रॉफिट कमा लिया और बाद में नहीं कमाना, नहीं, आपको अपने वेल्थ को भी कहीं ना कहीं जनरेट करना है। तो पहला काम हो गया आपका इकोनॉमी एक्टिविटी से रिलेटेड, यानी बिज़नेस जो होता है वो इकोनॉमी एक्टिविटी पे काम करता है, और ये जो इकोनॉमी एक्टिविटी है ये रेगुलर ट्रांजैक्शन के बेसिस पे होता है। ये नहीं कि आपको जो है महीने में 1 बार काम करना है या हफ्ते में 1 बार काम करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ टेंजिबल गुड्स एंड इंटेंजिबल सर्विस, यानी इसमें दोनों चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस दोनों। अब बात करते हैं रिस्क की। भाई साहब, इसमें रिस्क जो होता है वो अनसर्टेन होता है। सर्टेन का मतलब हमें पता है कि रिस्क क्या होगा, लेकिन अनसर्टेन का मतलब है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता कि रिस्क कितना होगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, इनहेरेंट इन ऑल द बिजनेस वेंचर्स ड्यू टू द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट कंडीशन, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट का क्या कंडीशन है, क्या पता डिमांड कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिज़नेस में रिस्क जो है वो अनसर्टेनिटी। तो हमने क्या फ़ीचर्स पढ़े? फीचर्स यानी विशेषता हमने ये पढ़ी नॉर्मल, कि एक इकोनॉमी एक्टिविटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है, रेगुलर बेसिस पे काम होता है, गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड काम होता है, एंड रिस्क जो होती है उसमें अनसर्टेन होती है। ठीक है, आपको आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अब बात करते कंपैरिजन की। तो बात करें अगर हम कंपैरिजन की, तो ये एग्ज़ाम में पूछता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मैं बात करूँ इसमें, तो कह रहा है मोटिव। तो भाई साहब, इसमें मोटिव क्या है? बिज़नेस का तो मोटिव है प्रॉफिट कमाना, बट प्रोफेशन का जो मोटिव है वो है एक तरीके से फ़ीस लेना। ठीक है, अपनी सर्विस देना, जो उनके पास नॉलेज है वो नॉलेज से उनको एज अ सर्विस प्रोवाइड कराना, बदले में फ़ीस चार्ज करना। बात करें कैपिटल में, तो कहीं ना कहीं बिज़नेस में आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, बट प्रोफेशन में आपको बिज़नेस से कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ लिखा है मॉडरेट टू लो।
ठीक है ना। कहने का मतलब इसमें जो है आपका प्रोफेशन डिपेंड करता है कि आप अपना बिजनेस मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड। अब जैसे मैं एक बात करूं, अगर आप एक डॉक्टर है, डॉक्टर अगर एक हॉस्पिटल ओपन करेगा तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और वहीं अगर आप एक छोटा सा क्लिनिक खोल रहे हो तो उसमें आपका कम खर्चा आएगा, बात ख़त्म। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अब बात करें रिस्क, तो भाई बिज़नेस में रिस्क जो होता है वो हाई होता है, ठीक है, एंड प्रोफेशन में जो होता है वो मॉडरेट होता है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो नो मिनिमम, एंड इसमें लिखा है एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें, कोई कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें स्ट्रिक्ट एथिकल कोड, कहने का मतलब यहाँ पे सारे रूल रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं जो चीज़ें इसमें अवेलेबल होती है, ठीक है। चलिए, ये तो बिज़नेस एंड प्रोफेशन के बारे में पढ़ा। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, तो इसका भी देख लेते हैं हम। उसके बाद बात करें, बिजनेस कंबाइन दीज 4 फंडामेंटल फैक्टर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। कहने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कोई भी सामान बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं एक पेन बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं उस पेन के लिए जो भी एसेंशियल फैक्टर की ज़रूरत होगी उस पेन को बनाने में, उसके यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई भी सामान बना लो, उसमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले मुझे लैंड चाहिए जहाँ पे मैं अपनी कंपनी को या मशीन को स्टैब्लिश करूँगा। फिर दूसरा, अब वहाँ पर मेरे को मशीन लगाना है, जो कि सेकंड है कैपिटल आपका, यानी सबसे पहले मुझे जो है रॉ मटेरियल, वाटर, एयर एंड आपके लिए स्पेस चाहिए, जो कि लैंड से कंप्लीट हो जाएगा। तो लैंड का मतलब है ऑल नेचुरल रिसोर्सेस लाइक रॉ मटेरियल, वाटर, एयर एंड द फिजिकल स्पेस। कैपिटल यानी इसमें आपका मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारे कैपिटल में आ जाते हैं जो मुझे लगाने हैं। तीसरा काम है, अब मैंने ज़मीन देख ली, कैपिटल लगा लिया, अब मेरे को लेबर की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इनको बनाने के लिए लेबर तो चाहिए ही चाहिए, तो लेबर। और चौथा, कहीं ना कहीं उस इंसान का एंटरप्राइज जिसने उस बिज़नेस को शुरू किया है। अगर मैंने पेन बनाने का बिज़नेस शुरू किया है तो मेरा खुद का रिस्क, ठीक है, तो इसीलिए मेरे खुद का रिस्क हो गया, स्किल हो गया जो मैं उसमें लगा रहा हूँ, तो बदले में मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें होती हैं किसी भी सामान को बनाने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगला है अंडरस्टैंडिंग द बिज़नेस सेक्टर। लो जी, ये बिज़नेस सेक्टर है आपका। एक तरफ प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा है क्वांटिटी एंड चौथा है टेरिटरी सेक्टर। तो मैं बात करूँ बिज़नेस ऑपरेट अक्रॉस द डिस्टिंक्ट सेक्टर। पहले बात करूँ प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या क्या आ जाता है, तो इसमें कह रहा है प्राइमरी सेक्टर में हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या रॉ मटेरियल निकाल रहे हैं वो हम डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज से कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग, माइनिंग एंड फिशिंग, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज से हैं, तो इसीलिए ये प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब बात करें अगर सेकेंडरी सेक्टर, तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। और ये मैन्युफैक्चरिंग किसका किया जाता है भाई साहब, रॉ मटेरियल का। यानी प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल निकाला जाता है और सेकेंडरी सेक्टर में उसी रॉ मटेरियल से सामान को बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपका इंक्लूड होता है फिनिश गुड्स, इंक्लूड फैक्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी काम है वो सभी इसी में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आप ये थर्ड वाला पॉइंट तो छोड़ सकते हो, आप डायरेक्ट टेरिटरी पे आ सकते हो क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। तो टेरिटरी यानी सर्विस से रिलेटेड होता है, ये जो है आपका ये सर्विस प्रोवाइड कराता है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, रिटेल एंड हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसका काम प्रोडक्शन करना नहीं होता है, ये सर्विस देता है इन दोनों को, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्या होता है, जो नेचुरल से यानी नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़े हुए होते हैं डायरेक्टली, और इनका काम होता है कि ये रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा, इंक्लूडिंग फैक्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। तो ये पॉइंट्स है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको मुझे बताना।
अब बात करते हैं पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस। क्यों करते हैं हम, क्या ज़रूरी है बिज़नेस करने का। हमें हर कोई सजेशन देता रहता है ना, बिज़नेस करिए बिज़नेस करिए, तो क्यों करना भाई बिज़नेस, क्या है बिज़नेस में। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, तो हमें बिज़नेस क्यों करना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है। तो भाई साहब ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। पहला है वेल्थ क्रिएशन, यानी टू अर्न प्रॉफिट, क्रिएट सुटेबल वेल्थ फॉर शेयर होल्डर, एम्प्लॉय एंड कम्युनिटी। ठीक है, यानी हमें अगर वेल्थ क्रिएट करना है अपने आप को, तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट भी अर्न करना पड़ेगा, हमें सूटेबल शेयर होल्डर्स भी रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉय को भी खुश रखना पड़ेगा, और हमारे आसपास की कम्युनिटी यानी सोसाइटी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट होता है बिज़नेस का कस्टमर को सेटिस्फाई करना। ठीक है, यानी कि बिज़नेस का दूसरा मोटिव कस्टमर को सेटिस्फाई करना। उसके बाद तीसरा जो मोटिव होता है वो होता है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कहने का मतलब है कि अगर आप कोई सा भी बिज़नेस देख लीजिए, किसी ने अगर छोटे से शुरुआत किया तो 5 साल बाद वो बिज़नेस बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने सर्वाइव किया और धीरे धीरे वो ग्रो भी कर रहा है। तो यही चीज़ हमें भी ध्यान में रखनी है कि हमें अपने बिज़नेस को लॉन्ग टर्म चलाना है, तो कहीं ना कहीं हमें सर्वाइव के साथ ग्रोथ करना पड़ेगा। और चौथा वैल्यू एडिशन, यानी कि इनहेंस यूटिलिटी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस। अब जैसे आज ही के टाइम में देखिए कि पहले हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड आ रहा है धीरे धीरे, तो मैं भी आपको ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये आपका वैल्यू एडिशन ही है। ठीक है, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके रिगार्डिंग बिजनेस काम करता है। स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर, तो यहाँ पर है जो भाई आपका स्पेशलाइजेशन एंड डिवीज़न ऑफ लेबर से रिलेटेड। तो पहला है इंक्रीज एफिशिएंसी। ठीक है, यानी लेबर के अंदर कहीं ना कहीं हम ये ध्यान में रखते हैं कि उसकी एफिशिएंसी यानी उसकी क्षमता को बढ़ाना है। एक लेबर है, पहले वो बिगिनर काम करता है, 1 महीने 2 महीने 6 महीने के बाद वो उसमें क्या हो जाता है, उसको जो टास्क दिया जाता है वो अच्छे से पूरा करने लगा है। इसका मतलब वो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ रही है और वो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो रहा है, और आगे चल कर उसको जो है सैलरी भी कहीं ना कहीं बढ़कर ही मिलेगी। हायर आउटपुट, कहने का मतलब अगर उसकी स्पेशलाइज स्किल बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्शन, ठीक है ना, और क्वांटिटी को भी कहीं ना कहीं अच्छे से संभालेगा। स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, इससे क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने एक लेबर को अच्छे से उसको ट्रेन किया है, उसके अंदर अच्छे से एक्सपीरियंस आ गया है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को कमी करेगा। ठीक है, बट अगर बात करें, ये तो बेनिफिट्स के बारे में बात किया है, तो आपने बेनिफिट्स ही ध्यान में रखना है कि एक तरीके से बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स के बारे में आपको बताया था, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको प्रॉपर बताई है। बाकी अगर आपको और भी कोई डाउट होता है, आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप साउथ में हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, और अगर आपने तुगलकाबाद का नाम सुना है, कालका जी, तो आप यहाँ पर आकर ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं या ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।